नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दिल्ली से बंगाल सियासी तकरार। मुख्य सचिव पर ममता से आर पार अब क्या एक्शन ले सकती है केंद्र सरकार। दरअसल यास तूफान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में शामिल न होने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं। ममता ने पीएम मोदी को 5 पेज की चिट्ठी लिखी जिसमें सीएस को कार्यमुक्त नहीं करने की बात करते हुए इसे एक तरफा निर्णय बताया। हालांकि अब अल्पन बंदोपाध्याय को रिटायर कर दिया गया है और हरिकृष्ण द्विवेदी को सीएस की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये तकरार इसलिए भी हुई क्योंकि ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के साथ किसी भी पूर्व परामर्श के बिना, अधिकारी की किसी भी इच्छा के बिना ये एक तरफा आदेश कानूनी रूप से अस्थिर, ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व और पूरी तरह से असंवैधानिक है। ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया था कि वो प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हर कदम पर उनकी सरकार के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया था और सोमवार सुबह 10 बजे उन्हें केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दफ्तर में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए और उसके उलट पश्चिम बंगाल में ही सीएम के साथ बैठकों में हिस्सा ले रहे थे। आपको बता दें कि ये पूरी तकरार है वो शुरू हुई जब पीएम नरेंद्र मोदी यास से पैदा हुए हालात का जायजा लेने के लिए बीते हफ्ते बंगाल दौरे पर थे। उन्होंने राज्य में यास चक्रवात से हुए नुकसान का हवाई सर्वे किया था और फिर एक समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस बैठक में सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को आधे घंटे से भी ज्यादा तक इंतजार करवाया और कुछ मिनट रुकने के बाद निकल गई। इसके बाद से ही बंगाल और केंद्र सरकार के बीच तकरार जारी है। केंद्र सरकार ने जहां राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाया था, तो वहीं ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि वो चीफ सेक्रेटरी को रिलीज नहीं करेंगे। देखिए, ये वो लड़ाई है जो अब कहां पहुंची। वो यहां पहुंची कि जिस अधिकारी को लेकर ये तकरार हुई, टकराव हुआ और लगातार जो चल रहा है उसमें अब ये हुआ है कि अल्पन बंदोपाध्याय को फिलहाल रिटायर कर दिया गया है। देखिए, उनका वैसे भी 31 मई को रिटायरमेंट होना था, लेकिन उनके पास क्योंकि ये जो तूफान आया तो काफी कुछ जिम्मेदारी थी और जैसा कि ममता बनर्जी ने भी अपनी चिट्ठी में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही उनको एक्सटेंड किया गया था, उनकी चीजों को बढ़ाया गया था उस कुछ समय के लिए, लेकिन फिर ये तकरार उठी। अब उनको रिटायर किया गया है और रिटायर होने के बाद जो नई जिम्मेदारी है वो हरिकृष्ण द्विवेदी को दे दी गई है। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये जिस तरीके से एक तरफा तमाम चीजें चली हैं, जिस तरीके से मनमानी चली है, हम अब भी कार्रवाई करेंगे बंदोपाध्याय को लेकर। क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, लेकिन बहुत सारी बातें इस बीच आई हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दे। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जॉय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जॉय चौधरी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। टीएमसी नेता फरीद खान हमारे साथ जुड़े हैं। फरीद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डीएस राय हमारे साथ जुड़े हैं। डीएस राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले फरीद जी आपसे करना चाहती हूं और ये चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए भी क्योंकि ममता बनर्जी को लेकर जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि आखिर क्या बात क्या है, मनमानी है उनकी या उनका एरोगेंस है, एटीट्यूड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दौरे पर आए कुछ मिनट्स रुकी, चली गई, उनको इंतजार करवाया आधे घंटे तक, काफी मतलब लेट लतीफी बहुत हुई और उसके बाद इन तमाम चीजों के बाद में जो अल्पन बंदोपाध्याय हैं उनको लेके जो ये पूरी तकरार चल रही है, अब देखिए अंततः अलग हो गई तमाम चीजें, लेकिन उन्होंने उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त भी कर लिया। क्या इसके पीछे है, क्या क्यों ऐसा करना चाहती ममता बनर्जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि श्री अल्पन बंदोपाध्याय को रिटायर नहीं किया गया है। उनका आज रिटायरमेंट डेट थी, उन्होंने आज रिटायरमेंट ले लिया है। नंबर 1। तो आपने जो बोला कि जिद किया ममता बनर्जी की जो राजनीति, ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी ने न किसी को वेट कराया, ममता बनर्जी ने खुद उस दिन गई थी, वहां पर उनको वेट करना पड़ा। अब इसमें मीडिया ने या किन लोगों ने क्या बातें उठाई, बातें बेकार की बातें हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे तो बात ये साबित हो रही है कि ये राजनीति जो भी चल रही है, प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। प्रतिशोध की राजनीति में राजनीतिक लोग राजनीतिक वे में लड़े, एक अलग बात है। इसमें आईएएस ऑफिसर या देश के अधिकारी पदाधिकारी इसमें फंस जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, इनका मनोबल टूट जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लास्ट अक्टूबर से
श्री आलोपन बंदोपाध्याय जो हमारे बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, वो कोविड जो इस समय जो पैंडेमिक आया हुआ है इसको जो देख रहे थे, उसके बाद ये चक्रवात तूफान जिस तरह का आया पूरा काम वो देख रहे थे। उसको ध्यान में रखते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो पिछले 1 साल से ये कोविड की चीजों को देखते चले आ रहे हैं और बीच में इलेक्शन भी था, हमने देखा था, तो वो देखते रहेंगे तो हम लोगों को आसानी होगी। उस आधार पर केंद्र के डीओपीटी डिपार्टमेंट ने इसको मान भी लिया था। तो अब ये बताइए कि अगर जब आपने इस चीज को मान लिया था और आज 31 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि हमारे पास आकर यहाँ पर रिपोर्ट करो। अगर उनको वहाँ रिपोर्ट करना और ट्रांसफर कर ही देना है तो हमने उनका एक्सटेंशन क्यों मांगा था, 3 महीने का एक्सटेंशन, और आपने दिया भी था। यहाँ तो ये तो सीधी बात हो रही कि जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि उन्होंने लेट किया या आने में लेट किया, चलिए अगर मान भी लेते हैं तो क्या देश का प्रधानमंत्री लोग इस तरह के एक IAS ऑफिसर के साथ प्रतिशोध की राजनीति करेंगे? अगर ममता बनर्जी से लड़ाई है, आप ममता बनर्जी से लड़ाई लड़िए। आज हमारे पूरे देश का जो IAS ऑफिसर है, जो देश के बड़े बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, क्या उनका ये मनोबल तोड़ने का काम नहीं हो रहा है? आज सिर्फ बंगाल में नहीं, आज देश के जितने भी प्रदेश हैं सभी जगह चीफ सेक्रेटरी है, सभी जगह IAS है। क्या हमारे ये IAS और IPS या जितने भी पदाधिकारी हैं उनका मनोबल नहीं टूटेगा? इस चीज को ध्यान रखते हुए जब आलोपन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद भी दीदी ने बोला कल 1/6/2021 से उनको अपना चीफ एडवाइजर नियुक्त कर दिया, ताकि हमारे देश के किसी भी पदाधिकारी, किसी भी आला अधिकारी का मनोबल ना टूटे। अपने देश के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने साथ अब सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं 3 साल के लिए उनको नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए जॉय जी, एक बात यहाँ पर मुझे लगता है आपको भी बहुत स्पष्ट करनी होगी। देखिए, ये इस पूरे मामले में एक बात समझ में आती है कि कोई भी अधिकारी हो, IAS लेवल का ऑफिसर हो, क्योंकि हम यहाँ पर अल्पन बंदोपाध्याय की ही बात क्योंकि कर रहे हैं जिसको लेकर इतनी तकरार हुई है, तो मुझे लगता है ये तकरार तो तभी शुरू हो गई कि सम्मान की बात भी होती है। एक तरफ मुझे लगता है कि यदि देश के प्रधानमंत्री गए हैं तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको होना चाहिए, बात करनी चाहिए। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मैं फरीद जिस इसका जवाब वापस से लूंगी, लेकिन अब बंदोपाध्याय को लेकर जो तमाम चीजें थी, उनका रिटायरमेंट होना था 31 को, ये भी बिल्कुल फैक्ट बात है। उसके पहले यदि दिल्ली ट्रांसफर की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने रिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि यहाँ तूफान से संबंधित, याद से संबंधित जो जिम्मेदारियां उनके पास है, हम उनको एकदम रिलीव नहीं कर सकते। तो इन सबके बीच में मुख्य रूप से गलती किसकी माने, कहाँ हुआ है, ये किसकी मनमानी है? और दूसरी चीज ये कि जब केंद्र सरकार को भी ये तमाम चीजें पता हैं, तो फिर इस तरह से कैसे बुला लिया जाएगा और कैसे वो रिलीव कर सकती थी? राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, बीजेपी के, सरकार का नहीं हूं प्रवक्ता। तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया है मैं ये नहीं बोल पाऊंगा, और IAS का क्या रूल होता है वो हमारे सीनियर IAS अफसर हैं यहाँ पे, बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं, वो उसके बारे में बताएंगे। पर मैं इतना बोल दूं कि बंगाल में माने हर चीज को राजनीति के एंगल से देखा जा रहा है, चाहे वो आम्फान हो, चाहे वो अभी यश आया हो, चाहे कोविड हो, हर किसी को एक दूसरे से राजनीति करके देखा जाता है। यहाँ का जो ऐसा कल्चर हो गया, यहाँ का जो हो गया है बंगाल का, तो उसी में ये आलापन जी को भी उलझा दिया गया है बंगाल की तरफ से। बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मसला है। केंद्र सरकार किस रूल के तहत उनको रिकॉल कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल सरकार क्यों रखना चाहती है उनको, इसके बारे में दोनों सरकार ही बोल पाएंगे। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी और हमारी सरकार दोनों अलग है। पार्टी के जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना है, जो कहेंगे इसके बारे में सरकारें कहेंगे, तो इसमें हमारी पार्टी कोई राय नहीं है। बट लेकिन ये भी है कि पश्चिम बंगाल में हर चीज को राजनीति से जोड़ा जाता है। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि 3 अफसर के तबादला की बात आई थी, उस समय ममता बनर्जी उनको अटका दिया था, उनको रोक लिया गया था। तो हो सकता है कि वो उनके तरफ से सही हो, बट कहीं हद तक मैं ये चीज जो है खाली बंगाल में ही चलता है। आज बगल में उड़ीसा है, बगल में और बिहार है, और किसी भी प्रदेश में ऐसे नहीं कि विपक्षी पार्टी कोई भी प्रदेश में नहीं हो। बहुत सारे प्रदेश में अभी भी विपक्षी पार्टी है, विपक्ष के लोग हैं, पर किसी भी दूसरे प्रदेश में, राज्य में इस तरह की घटना नहीं होती है। इस तरह की सरकार और राज्य सरकार के साथ में टकराव नहीं होता है। कहीं हद तक राज्य सरकार को भी बंगाल की जनता की भलाई के लिए, जब बंगाल जनता ने उनको चुना है यहाँ के लिए,
तो उनके भलाई के लिए केंद्र सरकार से सामंजस्य रख के काम करना चाहिए। ये हमारी समझ में आती है कि ऐसे ही होनी चाहिए। रही बात सरकार की आलापन बंदोबस्त की, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो सरकार का मसला है और सरकार बोलेंगे, और हमारे सीनियर जो मैं देख रहा हूँ रिटायर्ड अफसर हैं आइए वो बोल पाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि DS राय जी बहुत अच्छा बता पाएंगे। DS राय जी, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मेरा यहाँ पर ये है कि नियम के मुताबिक क्या है, किसी भी IAS ऑफिसर को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश देती है या ट्रांसफर का वो देती है, क्या उनको रिलीव करने का अधिकार उनकी यदि स्टेट गवर्नमेंट को है तो उन्हें कर देना चाहिए? नहीं कर रहे हैं, यदि वो चिट्ठी लिख रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो टकराव की स्थिति बनती है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी बोल रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम कार्रवाई करेंगे, तो क्या कार्रवाई हो पाएगी? क्या नियम में क्या है? देखिए, सही स्थिति यह है कि राज्य सरकार की सलाह के बिना, राज्य सरकार से पूछे बिना उनके किसी अधिकारी को भारत सरकार में नहीं बुलाया जाना चाहिए, नहीं बुलाया जा सकता। ये हाँ, अधिकारी से पूछना आवश्यक नहीं है, परंतु राज्य सरकार से पूछना आवश्यक है। न तो उनको केंद्र में बुला सकते हैं, न ही उन्हें दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। अभी तक ऐसा होता आया है कि ऐसा कभी टकराव हुआ नहीं, परंतु यहाँ एक विशेष परिस्थिति हो गई। अब देखिए, मीटिंग की जहाँ प्रोटोकॉल का जहां तक सवाल है, यदि राष्ट्रपति आते हैं तो चीफ सेक्रेटरी को एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करना होता है, परंतु प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा नियम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मीटिंग का नोटिस आया था चीफ मिनिस्टर को, उसमें लिखा क्या था? क्या उसमें ये लिखा था कि चीफ सेक्रेटरी को अलग से सूचना गई है, या अलग से उनको खबर की गई है, या ये मुख्यमंत्री को बुलाया गया था? बस। तो फिर मुख्यमंत्री चाहती तो CS को लाती, चाहती तो CS को नहीं लाती। अब मुख्यमंत्री का ये कहना है, और ये समझ में भी आता है, मध्य प्रदेश में भी जहां से मैं बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ भी हमारे जिले में कई बार बाढ़ आई, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी मीटिंगें ली, परंतु उसमें कभी भी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया अलग से, क्योंकि आप प्रशासनिक समीक्षा कर रहे हैं, और प्रशासनिक समीक्षा करेंगे आप उसके साथ में जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो जिसने चार्ज ले लिया है। आप बुलाना चाहें तो कल बोलेंगे पत्रकारों को बुला लीजिए, फिर बोलेंगे भाई आप पार्टी के अध्यक्ष को बुला लीजिए। ऐसा नहीं होता। प्रशासनिक समीक्षा यदि हो रही है तो प्रशासन के साथ ही होगी। दूसरा, सामान्यतया इस प्रकार की समीक्षा बैठक में राज्यपाल भी नहीं बुलाया जाता, और न राज्यपाल आते हैं, क्योंकि प्रशासन का मुखिया मुख्यमंत्री है, राज्यपाल तो केंद्र का प्रतिनिधि है, और ऑन पेपर यानी प्रोटोकॉल के अंतर्गत सम्मान के लिए उनको सरकार का प्रमुख बताया गया है। परंतु एक बार मंत्रिमंडल बनाने के बाद और मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद राज्यपाल जी की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, वो रोज रोज के प्रशासन में दखल नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता जी ने जब ये सुना होगा कि उस मीटिंग में और भी लोग बैठे हुए हैं, बुलाया तो प्रधानमंत्री ने था, यदि प्रधानमंत्री पहले स्पष्ट कर देते कि मैं इनको भी बुलाऊंगा, तो शायद ममता जी या चीफ मिनिस्टर स्वयं मना कर देती कि नहीं साहब हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। और ये राजनीतिक दृष्टि से अभी 7 दिन पहले 2 मई को रिजल्ट आया है, कुछ दिन पहले बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ, बड़े बड़े लोगों के दांव लगे थे और बड़े बड़े एग्जिट पोल हुए, और उसके बाद यदि कोई पार्टी पावर में आई, TMC पावर में आई, तो इतना चुनाव का जो कड़वापन है, कटुता है, वो इतने जल्दी तो जाने वाली थी नहीं। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाने का उद्देश्य क्या है? अभी तो जुम्मा 15 दिन हुए हैं सरकार बने, और इस बीच में चक्रवात आ गया, इस बीच में कोरोना भी चल रहा था, तो अपन ऐसी कौन सी जानकारी चाहते थे प्रतिपक्ष के नेता से? ये बड़ी अप्रिय स्थिति होती है। यदि मैं भी CM होता है या कोई भी CM हो, और आप उसको बुला लें जो हमारा सदन में जिसको पूछने का अधिकार है, सदन में पूछे ना वो। और तो इस मीटिंग में, क्योंकि प्रधानमंत्री के सामने न तो मुख्यमंत्री उनसे जो बहुत ज्यादा बोल सकती है, न वो बोल सकते हैं। अच्छा, अब यदि चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को ये कहा कि मेरा दौरा है, मैं अभी PM साहब से मिलके और मैं जाऊंगी अपने दीघा में, तो चीफ सेक्रेटरी चूंकि राज्य में काम कर रहा है, भले ही वो केंद्र द्वारा नियुक्त है, परंतु उनको बंगाल राज्य आवंटित था, और बंगाल राज्य से ही वो रिटायर होने वाले थे, या जहां से भी रिटायर होते उनका पूरा पेंशन और अग्रिम कार्यवाही बंगाल से ही शुरू होना था। अब यदि मुख्यमंत्री कहे कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब चलिए मेरे साथ, आप वहां पर अभी हम 2 मिनट उनको अपनी दे देंगे एप्लीकेशन या रिपोर्ट, और उसके साथ मेरे साथ चलिए, तो चीफ सेक्रेटरी के लिए व्यवहारिक रूप से ये मना करना संभव नहीं था।
कोई चीफ सेक्रेटरी सीएम को ये नहीं कह सकता था कि मैडम आप जाइए, मैं पीछे से आता हूँ, मैं जरा पीएम की मीटिंग अटेंड कर लूं। जब तक कि चीफ सेक्रेटरी को अलग से न बुलाया जाता, लेटर यानी मीटिंग में नोटिस जाती है ना, मीटिंग मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, रेवेन्यू मिनिस्टर, जो भी होता है, यदि उनको अलग से नोटिस थी तो उनको जाना उनकी ड्यूटी थी, तो उनको जाना चाहिए था। और यदि मुख्यमंत्री अब इस मामले में जो कार्रवाई की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम कार्रवाई अभी भी करेंगे, और उधर ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है। साफ क्या कर दिया, उन्होंने तो नियुक्त कर लिया उन्हें अपने मुख्य सलाहकार के रूप में, कल से उनका काम उस तरह से होगा। तो इस बीच में ये लड़ाई मुझे लग रही है और बढ़ती चली जाएगी। जी देखिए, यदि वो रिटायर ना होते आज, हाँ, और तो एक बार केंद्र शासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई के बारे में विचार कर सकता था। हाँ, यद्यपि रिटायर होने के बाद उनकी सेवा पूरी हो गई, अब वो शासकीय कर्मचारी नहीं है, परंतु चूंकि 3 माह का उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है, तो अब एक्सटेंशन पीरियड में किसी के खिलाफ कार्रवाई करना, ये जनरली ऐसा होता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये मामला कोर्ट में गया तो केंद्र सरकार का पक्ष कमजोर पड़ेगा, और इसमें फिर प्रतिशोध की भावना स्पष्ट दिखाई देती है कि जिस आदमी को आपने 3 दिन पहले बुलाया, 11 बजे पहुंचो सोमवार को, वो सोमवार को उसको रिटायरमेंट था उसका, उसने एक्सटेंशन को मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए 3 महीने का, उसने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना क्या, उसका तो उसकी तो नौकरी ही पूरी हो गई। अब उसके बाद भी आप कार्रवाई करना चाहते हैं, तो जिद्दीपन या अड़ियलपन किसकी तरफ है, ये भारत सरकार की तरफ है या अधिकारी की तरफ है, ये स्वयं स्पष्ट है। अब यदि इस मामले को यही खत्म करना चाहिए, अब वो रिटायर हो गए और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को जैसा ठीक लगा उन्होंने उसको नियुक्त किया, उसमें उनका अधिकार था। तो अब इस मामले को आगे तूल देने से किरकिरी होगी भारत सरकार की। बिल्कुल ठीक बात है। जॉय जी, आप ही के पास वापस आऊंगी, क्योंकि देखिए हालांकि आपने एक बात आपने बहुत स्पष्ट करी है कि आप सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उस नाते अब जो बात आ रही है आगे कार्रवाई को लेकर, DS राय जी ने पूरे नियम के मुताबिक क्या होना चाहिए तमाम चीजों को रख दिया है। क्या वाकई ये सियासी दांवपेच था? देखिए, सम्मान संवैधानिक पद प्रधानमंत्री का भी होता है, मुख्यमंत्री का भी होता है, और निश्चित तौर पर जब बैठक होती है, बात होती है, किसी चीज का दौरा होता है, तो जिस तरीके से उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया कि राष्ट्रपति भी यदि आ जाएंगे कभी, तो पूरा एक नियम के मुताबिक एक पूरी क्राइटेरिया, एक पूरी ड्यूटी चार्ट होता है कि किसको क्या करना है। तो यदि वो चीजें थी तो वहां पे बातचीत हो सकती थी। ये तकरार हुई शुरू वहां से है, ये आज जो हम ये मुद्दे पे आए हैं या इतना बड़ा ये मामला होता चला जा रहा है, ये शुरू वहीं से हुआ। अब किसके सम्मान को ठेस पहुंची? नरेंद्र मोदी के, संवैधानिक पद है ममता बनर्जी के, क्योंकि तूफान का तो इस बीच में कोई लेना देना नहीं था। जो नुकसान हुआ, जो जाना था, क्या उनको जाना नहीं था, बहुत सारी बातें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे फिर? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे जो IAS ऑफिसर DS राय जी हैं, उनको एक चीज बता दूं कि ममता बनर्जी को ही मीटिंग में बुलाया गया था, और प्रायर शेड्यूल उनके पास ऑलरेडी शेड्यूल दे दिया गया था कि इतने बजे से इतने बजे तक मीटिंग है। और हमारे मीटिंग में प्रधानमंत्री ऑफिस से हमें जो जानकारी है मीडिया के द्वारा, प्रधानमंत्री ऑफिस से कौन कौन इस मीटिंग में रहेंगे ये सूचना उन्हें पहले ही दे दिया गया था। अब उनका कहना है कि ठीक है, राज्यपाल रहे और बंगाल प्रदेश के जो हमारे मिनिस्टर हैं देवश्री चौधरी वो रहे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नेता विपक्ष भी बैठेंगे तो मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगी। ये बचपन वाली याद आया था कि मैं बचपन में जब बच्चे लोग खेलते थे, 4-5 बच्चे, तो कहना था कि वो बच्चे खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, उसको मत टीम में मत लो तो मैं नहीं आऊंगा। ये बचपनापन है। अभी इतनी बड़ी, अब बंगाल के ऊपर में इतनी बड़ी आपदा आई है, सही में बहुत बड़ी आफत थी ये। किसी ने अंदाज नहीं किया था कि पानी का वेग, पानी का प्रेशर से इतना रहेगा, इतना नुकसान होगा। हर कोई अपने तूफान से तैयारी कर बैठा था, लेकिन पानी का ऐसा दीघा में और सब कोस्टल एरिया जहाँ जहाँ है सुंदरवन में ऐसी भयावहता आएगी, किसी ने नहीं सोचा था। मैं भी वहां गया हूँ, मैं भी वहां सफर किया हूँ, मैं भी बेसिकली उधर से ही रहने वाला हूँ। लेकिन अभी इस जो कठिन परिस्थिति, इस परिस्थिति में सबको एक साथ जुट करके, एक साथ मिलकर काम करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने सबको बुलाया था, और ये नोटिस ऑलरेडी दे चुके थे। अब चूंकि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से बात नहीं करना था, उनके सामने रूबरू नहीं करना था, तो उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए। पहले तो उन्होंने बोला कि औपचारिक रूप से नेता विपक्ष चुना नहीं गया है, तो उन्होंने फिर से लेटर भेज दिया, देखो भाई आपके
सचिवालय से ही ऑफिस चिट्ठी आया लेटर आया है कि नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी हैं। फिर वो मैं नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है तो है, मैं नहीं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने पीएम ऑफिस को फोन किया कि मुझे आधी घंटे अलग से बात करनी है, और वहाँ कलाईकुंडा वो पहुंच गए। वहां पे पीएम ऑलरेडी मीटिंग में चालू हो गया था, मीटिंग में थे, उनको बोला गया कि थोड़ा वेट करिए, पीएम मीटिंग में है, मीटिंग से निकल के आपसे बात करते हैं। तो इसमें देखिए जब मीटिंग चालू हो जाती है एक तरफ, तो मीटिंग छोड़ करके देखिए सीएम भी एक संवैधानिक पद है, वो भी एक प्रदेश के मुखिया है, वो सबके मुखिया है, तो उनको कुछ वेट करना पड़ा। तब ये किस परिस्थिति में वेट करना पड़ा, तो वही बोल पाएंगे कि उनको पहले से बोला गया कि नहीं गया था। लेकिन हर चीज को राजनीति से जोड़ना हमें नहीं लगता कि सही है। हर चीज का देखिए, अभी जो पश्चिम बंगाल के ऊपर में इतनी बड़ी आफत आई है, विपद आई है, इसके सभी को साथ लेकर के पीएम का कहना था कि सभी को साथ लेकर के इसे जूझना है। ये वक्त जो है राजनीति का नहीं है, लेकिन हमारे सीएम ममता बनर्जी हर चीज को लेकर राजनीति करती है। आप देखो बगल में उड़ीसा प्रदेश है, सबसे ज्यादा नुकसान उड़ीसा में हुआ है, लेकिन उड़ीसा में एक भी चीज की कंट्रोवर्सी हुई है क्या? नहीं हुई है। नवीन पटनायक भी तो विपक्ष के अंग हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां से कोई सवाल उठा क्या? नहीं उठाया। कुछ भी होता है तो हमारे इस प्रदेश के जो सीएम है उनको वो राजनीति करना है, हर चीज को राजनीति से जोड़ना है, और इसका ये होता है। चलिए फरीद जी, एक बात जो जितना मैं समझ पा रही हूँ इस पूरे मुद्दे में, एक बात तो बिल्कुल सही थी कि ये बात इतनी नहीं बढ़ती यदि उस मीटिंग में समय दे दिया गया होता, बातचीत हो गई होती, और बहुत हम इस चीज़ को वाकई में ये राजनीति ही इस विषय में हो रही है, जबकि राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके पीछे आप कुछ भी मान लीजिए, बंगाल का इतना बड़ा इलेक्शन जो हुआ, हाई प्रोफाइल इलेक्शन था, डीएस राय जी ने भी बोला कि बिल्कुल था, और जिस तरीके से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दो ही थी, टीएमसी और वो, तो उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी अच्छी सीटें लेकर आई। लेकिन इन सब के बीच ये जो लड़ाई है, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। दो मुख्य वक्ता हैं, वो अपने अपने संवैधानिक पद पे हैं। यदि देश के प्रधानमंत्री किसी दौरे पर हैं, उनको प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए, यदि कोई ब्रीफिंग है तो वो दे सकते हैं। लेकिन ये जो चीज है, ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ अपने अड़ियल रवैये से या अपनी जिद से इन तमाम चीजों को खराब कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही कह रही हैं आप, किसी न किसी का तो अड़ियल रवैया जरूर है। जैसे कि हमारे मित्र जय जी बता रहे थे कि वहाँ अंदर मीटिंग चल रही थी, इसलिए चीफ मिनिस्टर को बाहर वेट करना पड़ा। तो चलिए उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है। जब चीफ मिनिस्टर बाहर वेट कर रहा है और अपोजिशन लीडर अंदर मीटिंग कर रहा है, राज्यपाल अंदर मीटिंग कर रहा है, तो क्या चीफ मिनिस्टर की कोई मर्यादा नहीं होती है? उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर ने वहां पर वेट किया, और चीफ मिनिस्टर ने फिर रिक्वेस्ट की कि मुझे 1 मिनट के लिए भी उनसे मिलना है। जब उन्हें थोड़ी देर के बाद वक्त दिया गया तो उन्होंने सारे पेपर उनको देके चलिए कि मुझे दूसरी जगह मीटिंग में जाना है। तो क्या ये नहीं पूछा जाएगा चीफ मिनिस्टर की कोई मर्यादा होती है? उसकी मर्यादा की कोई बातचीत कहीं नहीं हो रही है, सिर्फ प्रधानमंत्री के मर्यादा की बात हो रही है और अपोजिशन लीडर। मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ अपोजिशन लीडर की क्या जरूरत थी? आज प्रशासनिक काम तो चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री करेंगे। जब चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सेपरेट मीटिंग फिक्स थी तो उन्हें अलग से टाइम क्यों नहीं दिया गया? जय जी मुझे बोलने दीजिए, जय जी बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा प्लीज, आपने बोला ना। तो ये चीज है, दरअसल जो लड़ाई चल रही है, ये जो बंगाल में जो भाजपाइयों की जो हार हुई है, इस हार को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बस इसलिए बंगाल के लोगों से, बंगालियों से बदला लेने का काम कर रहे हैं, वो चाहे जिस नेता भी हो। आज अलापन बंदोपाध्याय जो 87 बैच के इतने अच्छे ऑफिसर हैं, जिनके 33 साल के रिकॉर्ड में उनके कॉलर पर एक भी दाग नहीं लगा है, आज उन इंसान से पूछिए जो आज वो रिटायर हुआ है, किस कम से वो उसने रिटायरमेंट लिया होगा। जब 33 साल की सर्विस देने के बाद जब कोई इंसान, कोई छोटा ऑफिसर हो चाहे बड़ा ऑफिसर हो, जब रिटायरमेंट लेता है तो उसके दिल में क्या अरमान होते हैं, उसके सबऑर्डिनेट में क्या अरमान होते हैं, और आज उनके दिल से पूछिए उनके साथ क्या हाल किया गया है। तो ये जब बंगाल का इलेक्शन हार गए हैं तो बंगाल लोगों से, बंगालियों से किस तरह से बदला लेना चाह रहे हैं, ये सामने आ रहा है। ये मीटिंग जो कलाईकुंडा की मीटिंग की, जो कोई मीटिंग नहीं थी, ये कोई रिव्यू मीटिंग नहीं थी। प्रधानमंत्री जी और राज्यपाल जी और शुभेंदु जी के लोग वहाँ पर राजनीति करने आए थे, इसलिए इतना बड़ा भवंडर तैयार किया गया। चलिए देखिए, बहुत सारी बातें वही आ रही है। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं राजनीति का विषय नहीं था, पर राजनीति हुई है। जॉय जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। सबसे पहले बोल दूं कि उड़ीसा में भी नेता विपक्ष आए हुए थे, वहां पे लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। वहां पे कोई इस तरह का माहौल तैयार नहीं हुआ, वहां पे भी नेता विपक्ष थे। मैं फरीद जी को यही बोल दूं
कि नहीं हो तो उनके पास मैं उनके नंबर पे वीडियो मैसेज भेज देता हूँ कि वहां पे विपक्ष के नेता थे उपस्थित। वहां पे ऐसा नहीं हुआ। ये चीज खाली बंगाल में ही होता है, बंगाल में ही हर चीज को राजनीति जो रहता है। और एक मीटिंग जब चल रही होती है तो उस मीटिंग में से छोड़ करके क्या आदमी उससे मिलने जाता है? ये प्रोटोकॉल मुझे नहीं पता था, शायद फरीद जी को अच्छे से पता होगा कि पीएम का क्या प्रोटोकॉल होता है। यही मुझे बोलनी थी मैम। ठीक है, चलिए DS राय जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, समय की सीमा है। हाँ जी जी, देखिए एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा किसान आंदोलन हो गया, इतना बड़ा कोरोना हो गया, कभी भारत सरकार ने सब लोग मिलजुल के निपटे इस आशय की मीटिंग आज तक नहीं ली। मेरी जानकारी में नहीं कोई मीटिंग ली गई केंद्र सरकार के द्वारा कि सब पार्टियां आए, अपोजिशन आए। तो आज बंगाल में ही खास करके, और जबकि राज्यपाल जी का पिछले 1-2 महीने का जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो सीएम से टकराव के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो कि राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल को जो रिपोर्ट भेजना है भेजे, परंतु पब्लिक माइक से, पब्लिक स्टेज से वो सीएम के वर्किंग के बारे में कमेंट करना उचित नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि चीफ सेक्रेटरी कोई पटवारी नहीं है कि उसको आप जिला कार्यालय में अटैच कर लोगे कि सोमवार को 11 बजे तक पहुंचो। चीफ सेक्रेटरी एक राज्य का प्रमुख है, 37 साल की उसकी नौकरी है, और आज जब वो रिटायर, तो ये गलत है। इस आपको याद होगा एक पुरानी घटना हुई थी, एक पुरानी घटना हुई थी जब एक कलेक्टर गॉगल पहन के प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने आ गया था, तो उस कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया कि तुम गॉगल कैसे पहने। ये प्रजातंत्र नहीं है, ये हमारे 70 साल के प्रशासन का ऐसा इतिहास नहीं है। अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए। यदि चीफ सेक्रेटरी को बुलाना ही था तो कायदे से बुलाते, कोई चपरासिया को नहीं बुलाया जा रहा है। तो जब तक आप अधिकारियों की इज्जत नहीं करेंगे, अधिकारी भी कैसे आपका सम्मान करेंगे, यही मेरा कहना है। बिल्कुल, देखिए समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए समय की सीमा थी, लेकिन विषय बहुत बड़ा है और चर्चा भी बहुत बड़ी है। बात इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि राजनीति ना हो, लेकिन राजनीति हो रही है। ये फरीद जी ने भी बोला है, जॉय जी ने भी बोला है, और जो DS राय जी हैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर, उन्होंने भी कहा है कि वाकई में एक मुख्य सचिव जो होता है उसका ही एक लंबे समय की नौकरी होती है, वो भी कहीं ना कहीं उसका एक वर्चस्व होता है। उसको ऐसा नहीं है कि आप एक कॉल करके कहीं से कहीं आप टाइमिंग दे दोगे तो वो आ जाएगा। कुल मिलाकर इस बीच में अब ये देखना वाकई दिलचस्प हो गया है कि केंद्र सरकार का जो स्टेटमेंट है कि अभी भी हम कार्रवाई करेंगे बंदोपाध्याय पे, क्या कार्रवाई होती है, क्या कर पाएंगे। हालांकि DS राय ने बहुत स्पष्ट किया है कि यदि कोर्ट तक ये मामला जाता है तो सरकार की किरकिरी होगी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अधिकार होता है किसी को भी रिलीव करने के लिए। उधर वो अब उनकी ड्यूटी पूरी है, वो मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए हैं और अगली कमान जो दे दी गई है वो हरिकृष्ण द्विवेदी को CS की दे दी गई है। क्या होगा इस पूरे मामले में, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और बहुत देखना भी ये दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।